हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एस के पटेल आई एस अकेडमी। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ में पंचायती राज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि है आपका ग्राम सभा। देखिए, ग्राम सभा एक ऐसा टॉपिक है जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भाग 9 के अंतर्गत जो आपका अनुच्छेद 243 जोड़ा गया, उसमें जो हमारा पहला उप अनुच्छेद है जिसको कहते हैं 243 ए, इसी 243 ए के अंतर्गत वर्णन मिलता है ग्राम सभा का। और ग्राम सभा का ये जो आपका टॉपिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से हमेशा से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे ग्राम सभा की संरचना के बारे में हो, चाहे ग्राम सभा की सम्मेलनों के उनके बैठकों के बारे में हो, चाहे स्थगन के बारे में हो, चाहे आपका ग्राम सभा की तिथियों के बारे में हो। इससे हमेशा से जो है आपका क्वेश्चन बनने की सबसे प्रबल जो है वो आपकी संभावना रहती है। तो आज की क्लास में हम एक बड़े ही अलग ढंग से सिस्टमेटिक वे में ग्राम सभा को पढ़ने वाले हैं। आप विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से अगर इसको अध्ययन किए होंगे तो आज की क्लास में मैं आपको दावा करता हूं कि ग्राम सभा से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपसे नहीं छूटेगा। आप क्लास के अंत तक जो है वो आपका बने रहिए। पूरे के पूरे ग्राम सभा को आज हम इमेजिन जो है वो करने वाले हैं। तो एक ओवरव्यू दे देता हूं कि हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। पहले तो हम पॉइंट वाइज जो है इसको मैं बताऊंगा कि ग्राम सभा का अभिप्राय क्या होता है, ग्राम सभा किसको कहते हैं, ग्राम सभा की अधिसूचना कौन जारी करता है, ग्राम सभा के सदस्य कौन कहलाते हैं, मतदाता सूची क्या होती है, ग्राम सभा के सम्मेलन कब कब आयोजित होते हैं, इसके लिए क्या प्रावधान है, सम्मेलन के लिए तिथि, स्थान और समय का निर्धारण कौन करता है, सम्मेलन से पूर्व सूचना देने का तरीका क्या होता है, सम्मेलन अर्थात बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में थोड़ा सा आपका नियमों में आपका भिन्नता रहती है। तो यहाँ पे ग्राम सभा के सम्मेलन की प्रक्रिया कैसे होती है उसको हम देखेंगे। जो सम्मेलन या बैठक होता है उसमें मिनिमम अटेंडेंस कहने का मतलब जो कोरम या गणपूर्ति होती है, न्यूनतम सदस्य संख्या जिनके आने पर आपका बैठक जो है आगे बढ़ती है, उसको हम देखेंगे। गणपूर्ति नहीं होने पर क्या होता है, कोरम पूर्ति नहीं होने पर क्या होता है, क्या कार्यवाही होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे संयुक्त सम्मेलनों के ऊपर। इन सभी बातों को मैं आपको एक इमेज के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए, जो छात्र हमसे अध्ययन कर रहे हैं और जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनको ये समझने में आसानी होगी, क्योंकि उन्होंने ग्राम पंचायत को जिया है, उन्होंने गांव को जिया है। वे पंचों से मिलते हैं, सरपंचों को देखते हैं, ग्राम पंचायत के सचिव को देखते हैं, पंचायत भवन को देखते हैं। भले ही व्यवहारिक रूप में वो पंचायत के क्रियाकलापों से ना जुड़े हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो पंचायत की गतिविधियों पर थोड़ी मोड़ी नज़र तो उनकी पड़ती ही है। तो उनको इमेजिन करना बड़ा आसान होता है। लेकिन जो छात्र हमारे नगरीय क्षेत्र से संबंधित हैं, जो नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में रहते हैं, वो थोड़ा ग्राम पंचायत के परिदृश्य को इमेजिन नहीं कर पाते हैं। हालांकि नगरीय निकाय जब हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में, तो उनको वो समझना जो है अपेक्षाकृत इसकी तुलना में क्या होगा, आसान होगा। तो इसको दूर करने के लिए कोई समस्या नहीं है। हम यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके ये इमेज जो है आपका बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से पहले चरण में हम पूरा का पूरा पंचायत का, गांव का, ग्राम सभा का एक जो है मोटा मोटा इमेजिनेशन जो है वो आपको मैं करवाऊंगा। उसके बाद जो है पॉइंट वाइज एक बार मैं लिख के समझा के आपको बताऊंगा, और अंतिम में इस इमेज के माध्यम से पूरे के पूरे ग्राम सभा की प्रक्रिया को फिर से हम जो है वो आपका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले ये जो इमेज आपके सामने दिखाई दे रहा है बेटा, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, उसके बाद हम इसको फिर बड़ा करेंगे। इसमें देखिए, ये जो आपका चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने 3 गांव दर्शाए हैं। जैसे कि पहला गांव ये हो गया, दूसरा गांव बेटा ये हो गया, और तीसरा गांव ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है गांव की। पहली बार जो अध्ययन कर रहे हैं उसी की दृष्टिकोण से मैं हमेशा पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे बात की जा रही है ग्राम की, न कि ग्राम पंचायत की। दोनों में देखिए बेटा फ़र्क होता है। एक ग्राम पंचायत के अधीन एक से अधिक गांव भी आ सकते हैं, और कई जो आपकी ग्राम पंचायत होती है, छोटे छोटे अगर गांव होते हैं तो 2-3 गांवों को मिलाकर के एक ग्राम पंचायत बनती है। लेकिन जो बड़ा गांव होता है वो स्वयं में एक ग्राम पंचायत होता है।
ठीक है। तो अगर मान लीजिए छोटे गांव हैं तो एक गांव को, दो गांव को, तीन गांव को मिला करके एक ग्राम पंचायत जो है उसका निर्माण होता है। और उसके किसी बड़े गांव में उस ग्राम पंचायत का क्या रहता है, मुख्यालय रहता है। मुख्यालय तीनों गांव में नहीं रहेगा, ग्राम पंचायत का मुख्यालय एक गांव में रहता है और वो ग्राम पंचायत का मुख्यालय कहलाता है। और बाकी जो गांव होते हैं उस ग्राम पंचायत के अधीन आश्रित गांव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये ग्राम पंचायत ए है, ये ग्राम पंचायत बी है और ये ग्राम पंचायत सी है। इसमें जो आपका ग्राम पंचायत भवन है वो आपका ए नामक गांव पे है, ठीक है। और ये तीन गांवों को मिला करके एक ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ है। तो इस ग्राम पंचायत का नाम क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत ए। और ग्राम पंचायत ए के अधीन दो आश्रित गांव हैं, गांव ए और गांव बी और गांव सी। तो ग्राम पंचायत गांव ए, बी और सी को मिलकर के बनी है, लेकिन ग्राम पंचायत मुख्यालय ए में है। तो इस ग्राम पंचायत का नाम जो है ग्राम पंचायत ए हो गया, फलाना हो गया। इसके अधीन आश्रित गांव हैं बी और आपके सी। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो है आपका ग्राम पंचायत का निर्माण होता है, ठीक है। और ये जो ग्राम पंचायत होते हैं या ग्राम सभा होती है, इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है, तो इसकी अधिसूचना जारी करने वाला होता है राज्यपाल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बेटा, अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा जो है वो आपकी जारी की जाती है, ठीक है। अब हम इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसके बारे में और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये एक गांव बता दिया, दो गांव और तीन गांव, तीनों को मिला करके ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ है। और ये जो घर जैसा दिख रहा है आपको, इसको आप इमेजिन कर लीजिए कि ये ग्राम पंचायत का क्या है, आपका मुख्यालय है। गांव ए जो है वो ग्राम पंचायत का मुख्यालय है, ठीक है। अब प्रत्येक गांव में लोग निवास करेंगे। देखो यहाँ पे लोगों का झुंड जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हर गांव में जो है आपके लोग निवास करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्राम सभा एक्चुअल में होती क्या है। तो ग्राम सभा क्या होता है कि गांव में निवासरत मतदाताओं के समूह को ही या गांव में निवासरत मतदाताओं के सभा को ही क्या कहा जाता है, ग्राम सभा। मतदाता कहने का मतलब गांव में तो बहुत सारे लोग निवास करते हैं, बच्चे भी निवास करते हैं। यहाँ पे मतदाता से आशय है जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, या इसकी सही परिभाषा ये होती है कि ग्राम सभा ऐसे लोगों की सभा होती है, उस गांव और आश्रित गांव में सम्मिलित ऐसे लोगों की सभा होती है जिनका नाम उस गांव की मतदाता सूची में दर्ज होता है। अब यहाँ पे बेटा एक वर्ड आया क्या, मतदाता सूची। तो यहाँ मैं इस बुक को बना देता हूँ क्या, मतदाता सूची, ठीक है। अब पहले ये जान लीजिए कि मतदाता सूची क्या होती है। देखिए प्रत्येक ग्राम पंचायत की एक मतदाता सूची होती है जिसमें उस ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले सभी गांव के मतदाताओं का नाम क्या होता है, दर्ज होता है, ठीक है। और उन्हीं मतदाताओं के समूह को क्या कहा जाता है, ग्राम सभा, ठीक है। अब इस मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का हकदार कौन होगा, तो गांव में मामूली तौर पे निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास वयस्क मताधिकार है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, वो इस मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का क्या होगा, हकदार होगा। अर्थात प्रत्येक वयस्क मताधिकार प्राप्त व्यक्ति जिसका नाम उस गांव की मतदाता सूची में दर्ज है, वो ग्राम सभा के क्या कहलाएंगे, सदस्य कहलाएंगे, ठीक है। गांव की बात नहीं हो रही है, ग्राम सभा की बात हो रही है। तो वो प्रत्येक व्यक्ति जिनका नाम गांव की मतदाता सूची में दर्ज होता है वो ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं, ठीक है। या उन्हीं से मिलकर के किसका निर्माण होता है, ग्राम सभा का निर्माण होता है। अब मतदाता सूची के बारे में बात कर लें तो जैसा कि मैंने कहा कि मतदाता सूची जो है वो आपका उस गांव में जितने भी मताधिकार मत देने वाले व्यक्ति रहते हैं उनकी जो है एक सूची होती है। तो जरूरी नहीं कि यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो आप ग्राम सभा के मेंबर कहलाएंगे। जरूरी ये है कि आपका नाम दर्ज होना चाहिए उस गांव की मतदाता सूची में, ठीक है। और दूसरी बात, आप एक से अधिक गांव की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं हो सकता। एक व्यक्ति का नाम एक ही गांव की मतदाता सूची में जो है वो आपका दर्ज होगा। आई बात समझ में बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि ग्राम सभा का सम्मिलन या बैठक कैसे होता है।
देखिए ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं, जिसमें ग्राम सभा के सभी सदस्य जो हैं आपके शामिल होते हैं उस बैठक में, ग्राम सभा की बैठक को कहा जाता है सम्मेलन। इस वर्ड को याद रखना बेटा, सम्मेलन नहीं, सम्मेलन बोलोगे तो गलत हो जाएगा। सम्मेलन जो होता है वो ग्राम पंचायत का होता है, ग्राम सभा का क्या होता है, सम्मेलन होता है। सम्मेलन और सम्मेलन में मैं अंतर बाद में बताऊंगा, पहले तो ये समझ लीजिए कि ग्राम सभा की बैठक को क्या कहा जाता है, सम्मेलन कहा जाता है, ठीक है। और जब पंचायत के प्रतिनिधि बैठक करेंगे, कहने का मतलब सरपंच, उप सरपंच, पंच, ग्राम पंचायत सचिव, इनकी जो बैठक होती है ना वो सम्मेलन कहलाती है। तो यहाँ पे ग्राम सभा की बात की जा रही है, तो याद रखिएगा ग्राम सभा की बैठकों के लिए कौन सा वर्ड प्रयोग किया जाता है, सम्मेलन वर्ड जो है वो आपका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो ग्राम सभा का सम्मेलन होता है या बैठक होता है, इसमें कौन आएंगे भाई, तो इसमें आएंगे ग्राम सभा के सभी सदस्य लोग इस बैठक में सम्मिलित होंगे। अब ग्राम सभा की बैठकें कहाँ आयोजित होंगी, तो ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं वो ग्राम पंचायत के अधीन किसी भी गांव में हो सकती हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत मुख्यालय में भी हो सकती हैं, आश्रित गांव में भी ग्राम सभा की बैठक जो है वो आपकी आयोजित की जा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो सम्मेलन होता है या ग्राम सभा की बैठकें होती हैं, ये कब कब आयोजित होती हैं। तो देखिए ग्राम सभा की बैठकों के लिए आपका संविधान में ये प्रावधान है कि साल में न्यूनतम 6 बार बैठक होना अनिवार्य है। एक साल में न्यूनतम 6 बार बैठक होना अनिवार्य है, जिसमें से 4 तिथियां फिक्स हैं कि उन 4 तिथियों में बैठक होगा ही होगा। कौन सी 4 तिथि, एक तिथि है बेटा 23 जनवरी, एक तिथि आपको याद रखना है 14 अप्रैल, एक तिथि याद रखना है 20 अगस्त और एक तिथि याद रखना है 2 अक्टूबर। अभी मैं सिर्फ सबको लिख के आपको समझाऊंगा, फिलहाल तो एक परिचय आपको दे रहा हूं। तो ये जो 4 तिथि हैं इनमें ग्राम सभा का सम्मेलन या बैठक होना अनिवार्य है। 23 जनवरी को 14 अप्रैल को, 20 अगस्त को और 2 अक्टूबर को, ठीक है। लेकिन ये तो 4 हुआ, मैंने कहा कि न्यूनतम 6 बार बैठक होना अनिवार्य है। तो ये 4 तिथियां फिक्स हैं। जनवरी की तिथि फिक्स है 23 जनवरी, अप्रैल की तिथि फिक्स है 14 अप्रैल, अगस्त में तिथि फिक्स है 20 अगस्त, अक्टूबर में तिथि फिक्स है 2 अक्टूबर। इसके अलावा जो आपका जून का महीना है और नवंबर का महीना है, इसमें भी ग्राम सभा की सम्मेलन होनी है, लेकिन तिथि निर्धारित नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों महीने में, जून और नवंबर के महीने में सुझाई गई तिथि में जो है आपका बैठक का होना अनिवार्य है, मतलब उस माह में किसी एक तिथि को बैठक होना क्या है, जरूरी। तो ये 4 फिक्स तिथि हो गया, और जून और नवंबर की किसी एक तिथि को बैठक होगी, तो न्यूनतम 6 बार जो है आपका ग्राम सभा का सम्मेलन या बैठक होना जरूरी है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि भाई 6 ही बार बैठक होगी, 6 बार से अधिक बार भी बैठक हो सकती है। तो अगर 6 बार से अधिक बार बैठक होती है तो उस सम्मेलन को विशेष सम्मेलन कहा जाता है। सामान्य सम्मेलन वो 6 सम्मेलन कहलाएंगे, और उन 6 सम्मेलनों के अतिरिक्त अगर कोई सम्मेलन बैठकें होती है ग्राम सभा की, तो उसको विशेष सम्मेलन का दर्जा जो है वो आपका दिया जाता है। अब ये विशेष सम्मेलन कैसे होगा, उन 6 के अतिरिक्त कैसे होगा, तो यदि ग्राम सभा के सदस्य चाहें तो वे इन 6 के अतिरिक्त विशेष सम्मेलन बुला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई बुलाए और आ गए, इसके लिए प्रावधान है। इसके लिए प्रावधान क्या कहता है कि ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 लोग, 1/3 लोग यदि लिखित में मांग करें तो ग्राम सभा की बैठक 30 दिनों के भीतर जो है आयोजित की जाएगी। कितने दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी, 30 दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी। कितने लोग मांग करें, 1/3 लोग कुल सदस्य संख्या के। फॉर एग्जाम्पल कि ये तीनों गांवों को मिला करके, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि जनसंख्या जो है वो आपका 1200 के आसपास है। इन तीनों गांवों की जनसंख्या मिला करके कितनी जनसंख्या है, 1200। इसमें मतदाता कितने हैं, तो 300 लोग बच्चे हैं, 18 वर्ष से नीचे हैं, कुछ विक्षिप्त व्यक्ति हैं मान लीजिए, तो मतदाताओं की संख्या 900 है।
तो हमको केवल मतदाताओं से लेना देना है, क्योंकि यही ग्राम सभा के क्या कहलाएंगे, सदस्य। तो टोटल जनसंख्या 1200 है, जिसमें से 900 मतदाता हैं जिनका नाम दर्ज है मतदाता सूची में, अर्थात ये ग्राम सभा के क्या कहलाएंगे, मेंबर कहलाएंगे। तो यहाँ पे जितने लोग दिखाई दे रहे हैं इनकी संख्या मैं मान लेता हूँ 900। तो क्या प्रावधान था कि कुल सदस्यों में से 1/3 लोग लिखित में मांग करें। तो कुल सदस्यों में से अर्थात 900 में से 1/3, 900 गुणित 1/3 कितना आता है, 300। अर्थात 300 लोग लिखित में अनुरोध करें तो आपका अनुरोध करने के 30 दिन के भीतर उस गांव में ग्राम सभा आयोजित होगी। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। या तो जनपद पंचायत अध्यक्ष या तो जिला पंचायत अध्यक्ष या कलेक्टर साहब जी लिखित में इन लोग जो है नोटिस दें या आदेश करें, तब भी 30 दिन के भीतर जो है ग्राम सभा होगी। तो 4 कंडीशन में ग्राम सभा हो सकती है, और सदस्य लोग चाहें तो हो सकती है, लेकिन मैंने आपको समझाया कि कुल सदस्यों में से 1/3 लोग लिखित में मांग करें तो होगा। जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष या कलेक्टर के आदेश से, इन चारों प्रकार के प्रक्रियाओं से 30 दिन के भीतर जो है वहाँ पे ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। तो ये हो गया ग्राम सभा की तिथि के संबंध में चर्चा। ठीक है, अब बात की जाती है कि ये जो ग्राम सभा का सम्मिलन होता है, मैंने कहा भाई जरूरी नहीं ग्राम पंचायत मुख्यालय में हो, आश्रित गांव में भी हो सकती है, किसी चबूतरे के नीचे भी हो सकती है, किसी सार्वजनिक स्थान में भी हो सकती है, जरूरी नहीं पंचायत भवन के मुख्यालय में ही हो। ठीक है, तो इस ग्राम सभा की सम्मिलन की तिथि कि कब होगा, सम्मिलन का स्थान और सम्मिलन का समय, है ना। ग्राम सभा की बैठक की तिथि, स्थान और समय कौन निर्धारित करता है, अब प्रश्न ये आता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं मुलाकात करवाता हूँ आपको हमारे पंचायत के प्रतिनिधियों से, जो इधर जो है आपके बैठे हुए हैं भाई। ठीक है, तो मैं खुद को थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, आप इन पे जो है थोड़ा सा नजरे करम कीजिए। ये जो साहब खड़े हुए हैं इस प्रकार से थोड़ा सा एटीट्यूड में, इनको हम बना देते हैं सरपंच साहब। ये गांव के क्या हैं, सरपंच। अभी केवल हम ग्राम सभा के बारे में चर्चा करेंगे, चुनाव वगैरह के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टॉपिक जो है वो आता जाएगा। ठीक है, तो ये जो खड़े हैं ये आपके सरपंच हैं, और ये जितने खड़े हुए हैं मान लीजिए कि ये उस गांव के क्या हैं, पंच हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि पंचों में से ही एक जो है वो चुना जाता है उप सरपंच। तो ये जो काले कलर में दिखाई दे रहे हैं इसको हम मान लेते हैं उप सरपंच। कहने का तात्पर्य ये है कि उप सरपंच वास्तविक में पंच ही होता है, और पंच में से ही एक व्यक्ति जो है वो क्या चुना जाता है, उप सरपंच। तो ये सरपंच हो गए, ये सभी लोग क्या हो गए, पंच हो गए, और उसमें से हम एक जो है मतलब चुना गया है शपथ ग्रहण के दिन, किसको, आपका उप सरपंच को। और ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पे ये हैं ग्राम पंचायत के सचिव, ये हैं ग्राम पंचायत के सचिव। तो जो सरपंच पंच वगैरह होते हैं ये जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता द्वारा चुने गए रहते हैं, लेकिन जो आपका सचिव होता है वो आपका एक प्रशासनिक कर्मचारी होता है, जो नौकरशाह होता है, शासन की तरफ से इसकी जो है नियुक्ति होती है जिला कलेक्टर के द्वारा। ठीक है, तो इनसे आपका परिचय हो गया। अब लगभग सभी लोगों से आपका परिचय हो गया। मतदाता सूची मैंने बता दिया, ग्राम पंचायत मुख्यालय आश्रित ग्राम क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, सदस्य कौन होते हैं ग्राम सभा के, मतदाता होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, सरपंच बता दिया, पंच बता दिया, उसमें से एक उप सरपंच है, और ये ग्राम पंचायत के सचिव। तो यहाँ पे बात आई थी कि ग्राम सभा की बैठक या सम्मिलन, है ना, की तिथि, समय और स्थान का निर्धारण जो है वो कौन करता है। तो इसके निर्धारण का अधिकार है भाई सरपंच साहब को। किसको अधिकार है, सरपंच को। ठीक है, कि किस जगह पे होगी, किस तिथि को होगी और किस समय होगी, ये निर्धारित कौन करते हैं, सरपंच। लेकिन अगर सरपंच अनुपस्थित है तो इसका निर्धारण करता है उप सरपंच, और उप सरपंच भी यदि आपका अनुपस्थित है, अर्थात सरपंच और उप सरपंच दोनों अनुपस्थित हैं, तो इसका निर्धारण किया जाता है ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा भी गलती करोगे आंसर बेटा गलत हो जाएगा।
ठीक है, अच्छे से सुनना, अच्छे से इमेजिन करना, और जो मैं लिखूंगा उसको अच्छे से ध्यान से नोट करिएगा आप। ठीक है, तो याद रखना कि ग्राम पंचायत के सम्मेलन की तिथि, स्थान और समय का निर्धारण सरपंच के द्वारा किया जाता है। सरपंच अब्सेंट है तो उप सरपंच के द्वारा, उप सरपंच अब्सेंट है तो ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा जो है वो निर्धारण किया जाता है। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे कि चलो तिथि निर्धारित हो गई भाई, है ना, तिथि निर्धारित कर लिया हमने 2 अक्टूबर। हालांकि ये तो निर्धारित नहीं किया गया 2 अक्टूबर को, तो होता ही होता है। तो चलिए हम 2 अक्टूबर उदाहरण के लिए लेते हैं कि 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायत का सम्मेलन होना है। कहाँ होना है भाई? ग्राम पंचायत मुख्यालय में ही होना है। ग्राम पंचायत जो आपका गांव है ए में होना है। ठीक है, ये निर्धारित हो गया। लेकिन इसकी पूर्व सूचना देनी पड़ती है इन ग्राम सभा के सदस्यों को, यही तो मेन है। तो किसी भी ग्राम सभा की सम्मेलन या बैठक की पूर्व सूचना तिथि के साथ, समय के साथ, स्थान के साथ और किन किन विषयों पर चर्चा की जाएगी उन विषयों के साथ सम्मेलन के 7 दिन पूर्व देना आवश्यक होता है। ठीक है, सम्मेलन के 7 दिन पूर्व गांव में मुनादी करवा के सम्मेलन की तारीख, उसकी जो है आपका स्थान और समय, साथ ही साथ किस विषय पे चर्चा वगैरह होनी है, इसकी सूचना जो है वो 7 दिन पूर्व देना क्या होता है? अनिवार्य। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। सभी को मैं अभी लिख लिख के बताऊंगा, हमने पूरा पॉइंट जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, अब ऐसा मान लो बात आता है कि भाई किसको गरज है सम्मेलन बुलाने का किसको गरज है? तो गरज है, क्योंकि ये एक उत्तरदायित्व है, ये एक जिम्मेदारी है। ग्राम सभा की सम्मेलन बुलाने का उत्तरदायित्व किसको होता है? ग्राम सभा की सम्मेलन बुलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरपंच की जिम्मेदारी होती है। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच की जिम्मेदारी होती है। उप सरपंच नहीं है तो ग्राम पंचायत सचिव की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, मतलब चाहे सम्मेलन की तिथि, तारीख, समय वगैरह का निर्धारण करना हो, चाहे आपका सम्मेलन की बुलाने की जिम्मेदारी की बात की जाए, तो इसमें नाम आता है सरपंच का। सरपंच अब्सेंट है तो उप सरपंच अब्सेंट है तो आपका सचिव। ठीक है, चलो भाई, हमने 7 दिन पहले सूचना दे दी, जगह बता दिया, समय वगैरह बता दिया, सरपंच ने अपना दायित्व निर्वहन कर दिया, सरपंच जी बाकायदा उपस्थित थे। अब वो तिथि आ जाती है 2 अक्टूबर, सभी लोग आ गए। ठीक है, और ग्राम सभा के सम्मेलन की जो आपकी कार्यवाही है चालू होती है। तो सबसे पहले अब ग्राम सभा की सम्मेलन में या बैठक में चुना जाएगा क्या आपका अध्यक्ष, या बात आती है कि ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसके बोल सकते हैं कि 2 प्रकार हैं। एक बेटा अध्यक्षता के विषय में जो सामान्य क्षेत्र हैं उनमें आपके अलग नियम हैं, और जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें जो है आपके अलग नियम हैं। ठीक है, पहले अगर बात की जाए सामान्य क्षेत्रों की, तो सामान्य क्षेत्रों में इस ग्राम सभा सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच महोदय जी के द्वारा की जाती है, अगर सरपंच जी उपस्थित हैं तो। ठीक है, अगर ग्राम सभा के सम्मेलन में सरपंच उपस्थित हैं तो अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? सरपंच के द्वारा उस सम्मेलन की अध्यक्षता की जाएगी। अगर सरपंच अनुपस्थित है तो अध्यक्षता की जाएगी उप सरपंच के द्वारा। अध्यक्षता की जाएगी सरपंच के द्वारा। यदि अनुपस्थित हैं वो, तो अध्यक्ष कौन बनेंगे? उप सरपंच। यदि उप सरपंच जो है अनुपस्थित है तो सचिव मत मार देना, गलत हो जाएगा। सचिव कभी भी ग्राम सभा सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। फिर से बोल रहा हूँ, सचिव कभी भी ग्राम सभा सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने कहा सरपंच है तो सरपंच करेगा, सरपंच अनुपस्थित है तो उप सरपंच करेगा, और मान लो दोनों अनुपस्थित हैं अर्थात उप सरपंच भी अनुपस्थित हो गया, तब इस ग्राम सभा सदस्यों में से चुना गया कोई व्यक्ति उस ग्राम सभा सम्मेलन की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। इस चीज को आप याद रखना, कई प्रकार से कूट वाले क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ग्राम सभा सम्मेलन की अध्यक्षता सामान्य क्षेत्रों में यदि बात करें तो सरपंच करता है, सरपंच अनुपस्थित है तो उप सरपंच करता है, और यदि दोनों अनुपस्थित हैं तो ग्राम सभा सदस्यों में से चुना गया कोई व्यक्ति ग्राम सभा सम्मेलन की क्या करता है? अध्यक्षता करता है, सचिव नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन यही नियम बदल जाता है
अनुसूचित क्षेत्रों में क्या परिवर्तन आ जाता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में कभी भी जनप्रतिनिधि लोग या पंचायत के पदाधिकारी लोग ग्राम सभा सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। सरपंच किसी भी हालत में नहीं कर सकते, उप सरपंच क्या पंच भी नहीं कर सकते। अनुसूचित क्षेत्रों में हर ग्राम सभा सम्मेलन की अध्यक्षता ग्राम सभा सदस्यों में से चुना गया व्यक्ति ही करेगा और वो व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग से ही होना चाहिए। आई बात समझ में? अनुसूचित क्षेत्रों में कभी भी पंचायत के पदाधिकारी ग्राम सभा सम्मेलनों की अध्यक्षता नहीं करते। हमेशा ग्राम सभा सदस्यों में से चुना गया व्यक्ति ही ग्राम सभा सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा और वो भी, उसमें भी क्या क्राइटेरिया है कि वो जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग का ही होना चाहिए। क्लियर है? इसको तो भूल ही जाना, ये अध्यक्षता नहीं करता। कौन? आपका सचिव। तो फिर से बता देता हूं कि ग्राम सभा सम्मेलन की अध्यक्षता सामान्य क्षेत्रों में सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, दोनों नहीं है तब की स्थिति में ग्राम सभा सदस्यों में से चुना गया कोई व्यक्ति करता है। लेकिन अगर अनुसूचित क्षेत्र है तो वहां पे हर बार हर सम्मेलन की अध्यक्षता ग्राम सभा सदस्यों में से चुना गया कोई व्यक्ति करेगा, पंचायत के प्रतिनिधि कभी नहीं करेंगे और वो व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग से होना क्या है आपका अनिवार्य है। तो ये हो गई ग्राम सभा सम्मेलन की अध्यक्षता के बारे में आपका जानकारी या आपका प्रावधान। अब बात आता है कोरम का कि ग्राम सभा के सम्मेलन में कोरम या गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए। कोरम या गण पूर्ति का मतलब होता है बेटा वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके आने पर हम बैठक या सम्मेलन की कार्यवाही आगे बढ़ा सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है भाई कि 5 लोग पहुंच गए तो आप ग्राम सभा का जो है वो सम्मेलन चालू कर देंगे। उसके लिए कुछ तो मिनिमम नंबर होगा, कुछ तो न्यूनतम संख्या होगी कि इतने लोग आएंगे तभी सम्मेलन क्या होगा आपका चालू होगा। तो हाँ, इसके लिए न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है। ये भी 2 प्रकार का है, जो हमारे सामान्य क्षेत्र हैं है ना, उसमें अलग नियम है और जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं उसमें अलग नियम है। तो पहले सामान्य क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। सामान्य क्षेत्रों में जो आपका कोरम है या गण पूर्ति है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 है, जिसमें से 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो सामान्य क्षेत्रों में ग्राम सभा की गण पूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 अर्थात 1/10 होना चाहिए, जिसमें से 1/3 अर्थात 1/3 क्या होनी चाहिए? महिला। उदाहरण देकर के समझाता हूं कि मैंने बताया, उदाहरण दिया था अभी अभी, इस गांव में कितने मतदाता हैं भाई? 900 मतदाता। तो ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 900 हो गई। 900 का 1/10 कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, इसमें से 1/3 क्या होनी चाहिए? महिलाएं। तो 90 का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। कहने का तात्पर्य ये है कि इस 900 सदस्य संख्या वाले ग्राम सभा की बैठक तभी होगी जब उपस्थित सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी हो? 90 हो और उस 90 में 30 क्या हो? महिलाएं हो। समझे कि नहीं बात को? कि कोरम पूर्ति क्या है सामान्य क्षेत्रों में? कुल सदस्य संख्या का 1/10। तो 900 का 1/10 कितना हो गया? 90। ठीक है, जिसमें से 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। तो 90 का 1/3 कितना हो गया? 30। अर्थात 90 लोग आएंगे और 90 लोगों में आपके 30 कम से कम महिलाएं होंगी, तब जाकर के सम्मेलन की कार्यवाही आरंभ होगी, नहीं तो सम्मेलन स्थगित कर दिया जाएगा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, स्थगन के बारे में। ठीक है, तो सामान्य क्षेत्रों में कुल सदस्य संख्या का 1/10, जिसमें से 1/3 क्या होनी चाहिए? महिलाएं। ये है कोरम पूर्ति। लेकिन यही चीज बदल जाता है अनुसूचित क्षेत्रों में। अनुसूचित क्षेत्रों में कोरम पूर्ति है कुल सदस्य संख्या का 1/3, जिसमें से 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। फिर से 900 का उदाहरण देता हूं आपको कि अगर अनुसूचित क्षेत्र है, ये मान लो अनुसूचित क्षेत्र होता तो यहाँ पे कुल सदस्य संख्या कितने हैं? 900। तो यहाँ पे कुल सदस्य संख्या का 1/10 नहीं बोला जा रहा, क्या बोला जा रहा है? 1/3। ठीक है, अर्थात कितने लोग आ जाएंगे भाई? 300 लोग। मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में सदस्यों की संख्या क्या होनी चाहिए? ज़्यादा।
अनुसूचित क्षेत्रों में कुल सदस्य संख्या का 1/3 लोग आएंगे। उदाहरण के लिए 900 का 1/3 हम करते हैं, तो अगर टोटल संख्या 900 है उसमें से 300 लोग आएंगे, तब जा करके सम्मेलन की कार्यवाही चालू होगी। इसमें से 1/3 क्या होनी चाहिए? महिला। तो 300 का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। अर्थात यदि ये अनुसूचित क्षेत्र है तो 300 टोटल लोग उपस्थित होने चाहिए, जिसमें से 100 कम से कम क्या होनी चाहिए? महिलाएं। तो इस चीज़ को आप याद रखना, एग्जाम में पूछता है कि कोरम पूर्ति सामान्य क्षेत्रों में कुल सदस्य संख्या का 1/10, जिसमें से 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, और अनुसूचित क्षेत्रों में कुल सदस्य संख्या का 1/3, जिसमें से 1/3 क्या होनी चाहिए? आपकी महिलाएं। क्लियर है बेटा? ठीक है। अगर कोरम पूर्ति नहीं होता है तो बैठक क्या हो जाता है? स्थगित नहीं होगा बैठक, अगर न्यूनतम संख्या से भी कम लोग आए हैं तो। ठीक है। बैठक स्थगन की घोषणा कौन करेगा? बैठक स्थगन की घोषणा करेगा अध्यक्ष, जो भी रहेगा। ठीक है। मैं सरपंच वर्ड नहीं बोल रहा हूँ ना, वो गलत है। यहाँ पे वर्ड बोलना है क्या? अध्यक्ष, क्योंकि जरूरी नहीं कि सरपंच हमेशा अध्यक्ष बने। नहीं आया है तो उप सरपंच बनेगा ना, वो भी नहीं आया है तो चुने गए लोगों में से कोई बनेगा। तो बैठक स्थगन की घोषणा करता है अध्यक्ष, और अगली बैठक की तिथि का निर्धारण भी कौन करेगा? अध्यक्ष, की भाई आगामी बैठक कब होगी। ठीक है। तो आज मान लो 2 अक्टूबर को बैठक आयोजित हुई, पूरे लोग नहीं पहुंचे तो बैठक क्या हो गया? स्थगित, और 10 अक्टूबर को अगली बैठक की तारीख जो है वो तय कर दी किसने? अध्यक्ष ने। अब 10 अक्टूबर को जो बैठक हो रही है वो एक्चुअल में स्थगित बैठक है ना। ठीक है। तो जो स्थगित बैठक होती है, अर्थात स्थगन के बाद जो बैठक होती है, इसमें कोरम पूर्ति की आवश्यकता नहीं होती बेटा, एक चीज याद रखिएगा, है ना। पहले बैठक बुलाए, कोरम पूर्ति नहीं हुआ, बैठक स्थगित किया, अध्यक्ष ने अगले बैठक की तिथि का निर्धारण किया। ये भी एग्जाम में पूछता है कि स्थगन के बाद अगले बैठक का तिथि का निर्धारण कौन करता है? अध्यक्ष करता है। लेकिन जो स्थगन के बाद जो बैठक होती है फिर से, उसमें कोरम पूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इस स्थगित बैठक में कोरम पूर्ति भले उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी भी नए विषय पर इसमें चर्चा नहीं की जा सकती। प्लस 5 ऐसे विषय हैं जिन पे चर्चा जो है वो नहीं की जा सकती, और वो 5 विषय कौन से हैं मैं आगे जब आपको पॉइंट वाइज लिखूंगा तब उसको समझाऊंगा कि कौन कौन से 5 विषय हैं जिस पे जो है आपकी चर्चा नहीं की जा सकती है। तो ये हो गया स्थगन के बारे में सूचना। ठीक है, कि स्थगन आपका किस प्रकार से होता है, कैसे स्थगित बैठक होती है, उसमें कोरम पूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन किसी भी नए विषय पर चर्चा नहीं होगी। प्लस 5 विषय और हैं जिन पे चर्चा नहीं की जा सकती। अब बात आती है कि बार बार बैठक स्थगित होते रहे तो क्या कुछ होगा, किसी के ऊपर कार्यवाही होगी? तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहली बैठक जो है वो आपकी बुलाई गई, है ना, वो बैठक क्या रहा? स्थगित रहा। ग्राम सभा की सम्मेलन में कोरम पूर्ति नहीं हो पाया, स्थगित रहा। उसके बाद फिर जो है वो आपका बैठक हुआ ग्राम सभा के सम्मेलन का, वो बैठक भी स्थगित रहा। तीसरा बैठक भी स्थगित रहा। तो ऐसे लगातार मान लो 3 सम्मेलन में यदि कोरम पूर्ति नहीं हो पाती, ध्यान से सुनिएगा, लगातार 3 सम्मेलन में यदि कोरम पूर्ति नहीं हो पाती तो संबंधित सरपंच एवं पंचों के विरुद्ध नोटिस जो है वो जारी किया जाता है, और उनको अगले 2 बैठकों का मौका दिया जाता है जिसमें आप क्या करो? कोरम पूर्ति करो। यदि उन 2 बैठकों में भी वो कोरम पूर्ति कराने में असफल होते हैं तो उन्हें उनके पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन उनको पद से हटाने से पूर्व उनकी तरफ से उनको बोलने का, युक्ति युक्त उनको बोलने का क्या दिया जाएगा? अवसर दिया जाएगा। तो इस चीज को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर लगातार 3 बैठकों में कोरम पूर्ति नहीं होती है तो संबंधित सरपंच पंच के विरुद्ध जो है वो नोटिस जारी होता है, और उनको 2 और बैठकों का मौका दिया जाता है उसमें कोरम पूर्ति करने का। यदि उसमें कर लिए तो ठीक है, यदि उसमें भी वो नहीं कर पाए तो उनको उनके पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है, बशर्ते पहले उनके तरफ से उनकी बातें जो है वो सुन ली जाती हैं कि क्यों कोरम पूर्ति नहीं हो पाया। आई बात समझ में? तो ये कोरम पूर्ति न हो पाने पर सरपंच पंच के विरुद्ध होने वाली कार्यवाही के बारे में मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। अब बात आती है, कई बार विवाद हो जाता है अलग अलग ग्राम सभाओं में। जब विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है किसी विषय को लेकर के, तो उसके लिए संयुक्त सम्मेलन भी बुलाया जाता है, और संयुक्त सम्मेलन में जो निर्णय लिया जाता है वो आपका सर्वमान्य होता है। तो एक आपका इमेज के माध्यम से हमने इमेजिन किया पूरे के पूरे ग्राम सभा को। अब मैं एक एक चीज़ों को आपको लिख के फिर से समझाता हूँ, और अंतिम में हम एक बार इसी इमेज में फिर से जो है उसका क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहुँचते हैं पॉइंट वाइज, ठीक है। इसको एक बार अध्ययन कर लीजिए, आपसे ग्राम सभा से संबंधित कोई भी प्रश्न जो है वो आपके नहीं छूटेंगे। अब बात करते हैं कि ग्राम सभा का उल्लेख 73वें संविधान संशोधन में किसमें है। तो ग्राम सभा का उल्लेख बेटा 73वें संविधान की धारा 243 की उपधारा 243A है। पिछली क्लास में मैंने आपको अनुच्छेद माफ कीजिएगा, उप अनुच्छेद 213 है ना, अनुच्छेद 243 के उप अनुच्छेद जो है आपका 243A में जो है इसका वर्णन मिलता है। किसका? आपका ग्राम सभा का, ठीक है। उप अनुच्छेद 243A में वर्णन मिलेगा। अब देखिए ग्राम सभा को लेकर के कई प्रकार के जो हैं आपके स्टेटमेंट है, वक्तव्य हैं। जैसे ग्राम सभा को पंचायती राज व्यवस्था की नींव कही जाती है। ग्राम सभा को पंचायती राज व्यवस्था का नींव कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एकमात्र संस्था कहलाती है ग्राम सभा, या फिर लोकतंत्र की बुनियादी इकाई कहलाती है ग्राम सभा। तो इन शब्दों को आप याद रखिएगा कि ग्राम सभा को पंचायती राज व्यवस्था की नींव कहा जाता है, या इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एकमात्र संस्था भी कहा जाता है, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बुनियादी इकाई भी कहा जाता है। तो ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं ग्राम सभा के लिए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका जो वर्णन है, ठीक है। ये अनुच्छेद 243 के उप अनुच्छेद, पहला ही जो उप अनुच्छेद है 243A में वर्णन मिलता है। मेरे मुंह से धारा निकल गया था, उसके लिए माफी चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब ग्राम सभा से अभिप्राय क्या होता है? तो मैंने बताया था कि किसी भी ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले गांव के सभी मतदाताओं से मिलकर के जो सभा बनती है उसको क्या कहा जाता है? ग्राम सभा। तो इसको मैं लिख देता हूँ, किसी ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले गांव के सभी मतदाताओं से मिलकर जो सभा बनती है उसे ग्राम सभा कहा जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं ग्राम सभा की अधिसूचना कौन जारी करता है। ये भी मैंने आपको समझा दिया कि ग्राम सभा की जो अधिसूचना है वो राज्यपाल द्वारा जारी जो है की जाती है, ठीक है। ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे भाई? ये भी मैं आपको बताया कि ग्राम पंचायत में मामूली तौर पे निवास करने वाले वे सभी व्यक्ति जिनका नाम उस गांव की ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज होता है वो ग्राम सभा के क्या कहलाते हैं? सदस्य कहलाते हैं। तो ग्राम पंचायत में निवासरत वे सभी व्यक्ति जिनका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हो, वो सभी ग्राम सभा के क्या कहलाते हैं? सदस्य कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं मतदाता सूची के बारे में, ठीक है। तो मतदाता सूची के बारे में मैंने आपको बता दिया
कि प्रत्येक गांव की एक मतदाता सूची होती है। कोई भी व्यक्ति जो उस गांव का मामूली तौर पर निवासी है, कोई भी व्यक्ति जो उस गांव का मामूली तौर पर निवासी है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ 18+, 18 वर्ष से अधिक, वह मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का हकदार होगा। क्लियर है? तो ये चीज़ भी मैंने आपको समझा दी। जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जो उस गांव में जो है निवासरत है, वो व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार होगा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि यदि वो व्यक्ति का विधानसभा निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज कराने में अयोग्य है, तब वह मतदाता सूची में भी नाम दर्ज कराने के लिए अयोग्य होगा। और एक व्यक्ति का जो आपका नाम है वो एक ही गांव की मतदाता सूची में दर्ज हो सकता है, एक से अधिक गांव की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात आती है ग्राम सभा की सम्मेलन की। तो जैसा कि हमने अब आपको बताया कि जो ग्राम सभा का सम्मेलन होता है वो साल में न्यूनतम 6 बार होता है, जिसमें से 4 तिथियां फिक्स हैं और 2 महीने फिक्स हैं, तो टोटल 6 बार। इसके अलावा विशेष सम्मेलन भी बुलाया जा सकता है। उसकी भी मैंने प्रावधान बताया था कि यदि गांव के जो है आपके ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से 1/3 लोग लिखित में मांग करें तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा होगी। यदि आपके जनपद पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष या आपके कलेक्टर जो है आदेश करें तो 30 दिन के भीतर आपका वहाँ पे ग्राम सभा होगी या ग्राम सभा की सम्मेलन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि निम्न तिथियों में ग्राम सभा का सम्मेलन होना अनिवार्य है। तो वो 4 तिथि बेटा आप अच्छे से याद रखना। एक तिथि 23 जनवरी, एक याद रखिए 14 अप्रैल, एक याद रखिए 20 अगस्त और एक याद रखिए 2 अक्टूबर। साथ ही इसके अलावा जून और नवंबर के माह में या महीने में सुझाई गई तिथियों में ग्राम सभा का सम्मेलन होना अनिवार्य है। और ब्रैकेट में लिख देता हूँ साल में न्यूनतम 6 बार, मतलब साल में न्यूनतम 6 बार तो होगा ही होगा, जिसमें से वो 4 तिथि 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर। इसके अलावा जून और नवंबर की किसी एक तिथि में ग्राम सभा का सम्मेलन जो है होना अनिवार्य है। और उपरोक्त सम्मेलन के अलावा निम्न प्रक्रियाओं द्वारा विशेष सम्मेलन भी आहूत की जा सकती है। आहूत करना मतलब बुलाना होता है, आहूत की जा सकती है। ठीक है, कौन कौन से विशेष परिस्थितियां हैं? पहली परिस्थिति, ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से 1/3 लोग अर्थात 1/3 लोग लिखित में मांग करें या लिखित में अनुरोध करें तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा की सम्मेलन आयोजित की जाएगी।
दूसरा, यदि जनपद पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष, ठीक है, या कलेक्टर में से कोई भी आदेश करे तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा की सम्मेलन आयोजित की जाएगी। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब पॉइंट आता है सम्मेलन के लिए तिथि, स्थान एवं समय का निर्धारण। तो मैंने इसको समझा दिया है कि सम्मेलन की तिथि, स्थान और समय का जो निर्धारण है वो जो है निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? सरपंच के द्वारा। सरपंच यदि अनुपस्थित है तो उप सरपंच के द्वारा निर्धारण किया जाएगा। उप सरपंच भी यदि अनुपस्थित है तो ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा जो है निर्धारण किया जाएगा। ये मैंने आपको समझा दिया है। अब बात कर लेते हैं कि सम्मेलन से पूर्व सूचना देने का तरीका। तो मैंने आपको बताया था कि भाई सम्मेलन की तिथि से 7 दिन पूर्व सम्मेलन की तिथि, स्थान और समय की सूचना और विषय की सूचना जो है वो 7 दिन पहले जो है ग्राम सभा के सदस्यों को मुनादी के माध्यम से जो है वो आपका प्रदान की जाती है। ठीक है। तो सम्मेलन से पूर्व सूचना देने का तरीका याद रखिएगा कि ग्राम सभा के प्रत्येक सम्मेलन की सूचना तारीख, स्थान, समय और चर्चा किए जाने वाले विषय के साथ सम्मेलन के कम से कम 7 दिन पूर्व दी जाएगी। कम से कम कितने दिन पहले बताना जरूरी है? 7 दिन पहले। उससे पहले भी बता सकते हैं लेकिन कम से कम 7 दिन पहले बताना जो है आपका अनिवार्य है। सम्मेलन आहूत करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? आहूत करना मतलब बुलाने का उत्तरदायित्व, कहने का मतलब बुलाने की भाई जिम्मेदारी किसकी है? तो मैंने बताया था कि बुलाने की जिम्मेदारी सरपंच की है। सरपंच अनुपस्थित तो उप सरपंच की है, नहीं तो किसकी है? ग्राम पंचायत सचिव की। तो इसमें भी ये क्रम याद रख लीजिएगा कि आहूत करने का जो आपका उत्तरदायित्व है वो सरपंच का है। सरपंच अनुपस्थित है तो ये जिम्मेदारी उप सरपंच का है। उप सरपंच अनुपस्थित है मतलब दोनों अनुपस्थित हैं तो ये जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव का है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले फैक्ट की, जो है सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। तो सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मैंने आपके इसको 2 भागों में बांटा था कि सामान्य क्षेत्रों में अध्यक्षता कौन करेगा, कैसे होगा, और अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो आपकी कैसे होगी। तो पहले बात कर लेते हैं सामान्य क्षेत्रों में। तो सामान्य क्षेत्रों में मैंने बताया था कि सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? सरपंच करता है। यदि सरपंच अनुपस्थित है तो अध्यक्षता उप सरपंच के द्वारा की जाती है। यदि उप सरपंच भी अनुपस्थित है, अर्थात सरपंच और उप सरपंच दोनों अनुपस्थित हैं, तो अध्यक्षता जो है ग्राम सभा सदस्यों में से चुना गया किसी व्यक्ति द्वारा जो है की जाती है। ये मैंने आपको बताया था। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है अनुसूचित क्षेत्रों में, तो वहाँ पे हर बार ग्राम सभा सदस्यों में से चुने गए व्यक्ति द्वारा क्या की जाती है? अध्यक्षता। प्लस वो किस जनजाति का होना चाहिए? अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये एक फैक्ट है कि अगर बात आती है अनुसूचित क्षेत्रों की, ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा सम्मेलन की अध्यक्षता हमेशा
ग्राम सभा सदस्यों में से चुने व्यक्तियों के द्वारा ही की जाएगी, जो अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य है। याद रखिएगा कि अनुसूचित क्षेत्रों में कभी भी पंचायत प्रतिनिधि जो हैं अर्थात सरपंच, उप सरपंच, पंच वगैरह, ये कभी भी अध्यक्षता नहीं करते। हमेशा ग्राम सभा सदस्यों में से ही चुने गए व्यक्ति जो हैं अध्यक्षता करते हैं, जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग का ही होना चाहिए। और ये भी याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सचिव जो है वो कभी अध्यक्षता नहीं करेंगे, चाहे सामान्य क्षेत्र का हो चाहे अनुसूचित क्षेत्र का हो। क्लियर है। अब अगला पॉइंट आता है बेटा, ग्राम सभा सम्मेलन में कोरम या गण पूर्ति। तो ये भी मैंने बताया था 2 प्रकार का होता है कि अगर सामान्य क्षेत्र है तो सामान्य क्षेत्रों में क्या होता है, ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10, जिसमें 1/3 क्या महिलाएं होनी चाहिए। 900 वाला एग्जाम्पल आपको दिया था कि टोटल संख्या अगर 900 है तो उसका 1/10 अर्थात 90 लोग कम से कम आना चाहिए, और 90 का 1/3 अर्थात उस 90 में से 30 कम से कम क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों में कुल संख्या का 1/3, जिसमें 1/3 क्या होनी चाहिए, महिला। अर्थात यदि 900 है और यदि अनुसूचित क्षेत्र है तो 900 का 1/3 अर्थात 300 लोग पहुंचने चाहिए, और 300 का 1/3 अर्थात 300 में से 100 लोग क्या होनी चाहिए, आपकी महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है। अब बात आती है कि गण पूर्ति का दायित्व किसका होता है। गण पूर्ति परिभाषित कर दिया हूं ना, वह न्यूनतम संख्या जिसके आने पर बैठक की कार्यवाही प्रारंभ होती है। गण पूर्ति का दायित्व किसका होता है, तो गण पूर्ति का दायित्व सरपंच एवं पंच का होता है। याद रखिएगा, कोरम पूर्ति का दायित्व किसका होता है, सरपंच एवं पंचों का होता है। और गण पूर्ति न होने पर बैठक क्या कर दी जाती है, गण पूर्ति न होने पर बैठक स्थगित कर दी जाती है। क्लियर है। अब बात आती है कि गण पूर्ति न होने पर जो आपका स्थगन होता है, ठीक है, तो स्थगन की घोषणा कौन करता है, अध्यक्ष करता है। और अगली बैठक कब होगी इसका भी निर्धारण कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। साथ ही साथ मैंने बताया कि स्थगन के बाद जो अगली बैठक होगी उसमें कोरम पूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उस स्थगित बैठक में, स्थगन के बाद जो फिर से बैठक हो रही है उसमें कोरम पूर्ति की तो आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इसमें किसी भी नए विषय पर चर्चा नहीं होती। प्लस 5 ऐसे विषय हैं जिन पे चर्चा नहीं की जा सकती, तो वो 5 विषय भी आपको याद रखना है। तो गण पूर्ति न होने पर स्थगन पे क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो याद रखिएगा, यदि ग्राम सभा में गण पूर्ति नहीं होती है तो किसके द्वारा, अध्यक्ष द्वारा बैठक स्थगित किया जाता है। अध्यक्ष द्वारा बैठक स्थगित किया जाता है एवं आगामी बैठक के लिए तिथि निर्धारित की जाती है। अध्यक्ष द्वारा बैठक स्थगित किया जाता है एवं आगामी बैठक के लिए तिथि निर्धारित जो है की जाती है। लेकिन मैंने कहा कि स्थगन के बाद के बैठक में, मतलब सम्मेलन में कोरम पूर्ति आवश्यक नहीं होता। जैसा कि मैंने कहा कि स्थगन के बाद जो बैठक होती है उसमें कोरम पूर्ति आवश्यक नहीं होता, परंतु इस बैठक में किसी भी
नए विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती। इस बैठक में किसी भी नए विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती। इसके अलावा मैंने कहा कि 5 ऐसे विषय जिन पे बिल्कुल चर्चा नहीं की जा सकती, ठीक है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ, इसमें याद रखिएगा। इसके अलावा निम्न 5 विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती है। कौन कौन से 5 विषय हैं, चलिए देखते हैं वो 5 विषय, ठीक है। इसमें से पहला विषय है वार्षिक कार्य योजना। ये 5 विषय बेटा आप रट लेना कि कौन कौन से 5 विषयों पे चर्चा नहीं होती। पहला विषय है वार्षिक कार्य योजना पे चर्चा नहीं होगी। दूसरा है हितग्राहियों का चयन। किसी भी योजना के लिए किनका चयन नहीं किया जाएगा, उसके हितग्राही या लाभार्थियों का चयन जो है वो नहीं किया जा सकता स्थगन के बाद वाली बैठक में, क्योंकि भाई पहले बैठक में कोरम पूर्ति नहीं हुई है तो स्थगित बैठक में क्या कोरम पूर्ति हुई होगी। तो कम संख्या में हम वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा नहीं कर सकते ना, हितग्राहियों का चयन नहीं कर सकते। तीसरा जो है एनुअल बजट, मतलब वार्षिक बजट पे बहस चर्चा नहीं किया जा सकता। चौथा जो विषय होता है वो होता है वार्षिक लेखा एवं समपरीक्षा प्रतिवेदन, मतलब ये ऑडिट रिपोर्ट इसको बोल सकते हैं, इस पे चर्चा नहीं की जा सकती। और पांचवा है प्रशासनिक रिपोर्ट। तो ये 5 ऐसे विषय हैं जिनकी चर्चा जो है स्थगन के बाद वाली बैठक में नहीं की जा सकती। एक तो किसी भी नए विषय पर चर्चा नहीं कर सकते, प्लस इन 5 विषयों पर चर्चा नहीं कर सकते। वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, वार्षिक लेखा और समपरीक्षा प्रतिवेदन और प्रशासनिक रिपोर्ट पर चर्चा नहीं की जा सकती। तो गण पूर्ति न होने पर कैसे कार्यवाही होती है, किसके विरुद्ध होती है, ये भी मैंने आपको बताया, आपको समझाया था कि गण पूर्ति करने का दायित्व सरपंच और पंचों का होता है, लेकिन लगातार 3 बैठकों में यदि वो गण पूर्ति करने में, कोरम पूरा करने में असफल रहते हैं तो उनके विरुद्ध नोटिस जारी किया जाता है और उनको 2 और बैठकों में कोरम पूर्ति करने का मौका दिया जाता है। लेकिन यदि इन 2 बैठकों में भी वो कोरम पूर्ति करने में असफल होते हैं तो उनको उनके पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है, बशर्ते उनके उससे पहले उनको युक्ति आपका उत्तर देने का अवसर जो है दिया जाता है, बोलने का अवसर जो है आपका दिया जाता है, ठीक है। तो गण पूर्ति न होने पर कार्यवाही कैसे होती है उसको मैं लिख देता हूँ कि ग्राम सभा की लगातार 3 बैठकों में, है ना, लगातार 3 बैठकों में कोरम पूर्ति न होने पर संबंधित सरपंच एवं पंच के विरुद्ध नोटिस जारी किया जाएगा तथा आगामी 2 ग्राम सभा में या आगामी 2 बैठकों में कोरम पूर्ति करने का अवसर दिया जाएगा। यदि फिर भी कोरम पूर्ति न होने पर उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जाएगी। तो ऐसा सडनली हटा नहीं देंगे, उससे पहले उनको क्या किया जाएगा, सुना जाएगा उनका जो आपका पक्ष है। तो ये गण पूर्ति न होने पर होने वाली कार्यवाही होती है। फिर लास्ट में मैंने बताया कि 1 से अधिक ग्राम सभाओं में यदि मतभेद होता है तो उस विषय पर ग्राम सभा का जो है संयुक्त सम्मेलन बुला करके निर्णय लिया जाता है और
उस उस संयुक्त सम्मेलन में लिया गया जो आपका निर्णय होता है वो सभी के लिए सर्वमान्य होता है। ठीक है। साथ ही साथ कुछ और सामान्य बातें हैं जो मैं बोल करके बता देता हूँ, आप चाहें तो लिख लीजिए कि ग्राम सभा में क्या होता है कि ग्राम सभा में जितने भी अभिलेख होते हैं उसको जो है खुला रखा जाता है, ताकि ग्राम सभा के सभी सदस्य, सभी जो आपके मतदाता हैं, वो ग्राम पंचायत कार्यालय में आकर के कार्यालयीन समय में उन अभिलेखों का क्या कर सकें, निरीक्षण कर सकें कि भाई ग्राम पंचायत में क्या 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 हो रहा है, काम हो रहा है। और कोई भी जो वहाँ पे निर्णय लिया जाता है ग्राम सभा में, वो बहुमत के द्वारा लिया